हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर चैप्टर अपने पास फिनिश हो चुका है। आज कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन कि किस किस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स और पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एक और टॉपिक है छोटा सा आपके पास, जिसको बोलता है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जब भी आप कैपेसिटर प्लेट पर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो उस पर फोर्स लगती है। उस फोर्स की कैलकुलेशन अपने को आज करनी थी। इससे पहले अपने इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखा था कि अगर अपने पास प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लाते हो तो वहाँ पे इंड्यूस चार्जेस जनरेट होते हैं, और इंड्यूस चार्ज जनरेट होने की वजह से प्लेट क्या करती है, फोर्स लगाती है इस पर डाइलेक्ट्रिक पर, और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो इसी फोर्स की कैलकुलेशन करनी है अपने को। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो जैसे सपोज करिए फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, इसकी चर्चा करेंगे आज कि डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लगता है। तो सपोज करिए जैसे आपके पास मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट्स है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ पर आपने पोटेंशियल लगा रखा है डी। अब यहाँ पर मान लीजिए जो अपने पास इसको लेते हैं स्क्वायर प्लेट है आपके पास, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, और इंसर्ट करते करते आपका डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से किसी पोजीशन पे दे रखा है, ठीक है ना। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सपोज करिए कंडीशन दे रखी है आपको, है ना। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक से ध्यान रखें। नीट के कोर्स ऑफ व्यू में ये नहीं है आपके पास, लेकिन मेंस और एडवांस में इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स को इसी के साथ मिलाया जाता है। फोर्स की बात होगी तो अगर आप फोर्स निकाल सकते हो तो होगा क्या, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए अट्रैक्ट करेगी फोर्स, जैसे डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर पहुंचा ड्यू टू सम इनर्शिया, ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक आगे निकलने की कोशिश करेगा। फिर जैसे आगे निकलेगा तो चार्जेस क्या होगा, फोर्स क्या होगा, रिवर्स लगेगी, तो डाइलेक्ट्रिक इधर, यानी कि ऑसिलेट भी करने लग जाता है। तो उसका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। आपके पास मान लीजिए इसको प्लेट की विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह दे रखी है, तो कितना टाइम लगेगा कि पूरा डाइलेक्ट्रिक स्पेस को क्रॉस कर जाए। इस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। तो इस फोर्स की कैलकुलेशन करनी है अपने को। मान लीजिए किसी भी टाइम टी पर आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो x अंदर आ चुका है, ये टोटल स्क्वायर प्लेट है, तो ये जो लेंथ होगी आपके पास, ये बचेगी आपके पास a माइनस एक्स, ठीक है ना। ये कंडीशन है। तो आप इसको दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो कि एक आपके पास a माइनस एक्स का अलग कैपेसिटर है और एक x का अलग कैपेसिटर है, ठीक। तो आप जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है माइनस du/dx, यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी की बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करता तो v तो कांस्टेंट है, तो अपने को du/dx चाहिए, du/dx। तो आपके पास ये du/dx की वैल्यू होगी हाफ v स्क्वायर dc/dx, यानी कि जो कैपेसिटेंस है उसमें चेंज आ रहा है आपके पास, जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर आता जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो आपको dc/dx यानी कि चेंज इन कैपेसिटेंस ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो देखो क्या कहा मैंने कि इसको दो कैपेसिटर मान लो सेपरेट, ये अलग कैपेसिटर हो गया और ये अलग कैपेसिटर हो गया। तो इनके अब इसकी बात करें दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। मान लीजिए पहले वाले के लिए जो कैपेसिटेंस है वो स्मॉल कैपेसिटेंस dc1 बोल देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर हो गया आपके पास और ये सेकंड कैपेसिटर हो गया। तो फर्स्ट कैपेसिटर की बात करते हैं, यानी कि इस वाले की बात करते हैं। तो आपका जो छोटा सा कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस जो लिखा जाएगा वो होगा कितना, a0/d। अब इसके एरिया की बात करें तो इसकी लेंथ तो a माइनस एक्स है, और दूसरी तरफ कितनी स्क्वायर प्लेट है तो उधर कितनी इसके पास a है, यानी कि ये वाली साइड में a रहेगी, पर ये कितना हो गया a माइनस एक्स। तो एरिया हो जाएगा इसका a इंटू a माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है आपके पास, d है, तो ठीक। और इस वाले के लिए लिखिए माइनस dc2 लिखते हैं, तो a e0/d, a की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी x इंटू a एप्सिलॉन नॉट बाई d इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट a। ये आ गया आपके पास दोनों जो कैपेसिटेंस है अपने पास वैल्यूज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी a इंटू a माइनस एक्स अपॉन d एप्सिलॉन नॉट प्लस a x एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, तो कॉमन दिख रहा है आपको a एप्सिलॉन नॉट बाई d कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास a माइनस एक्स प्लस kx, ये बच गया, ठीक।
तो ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास दोनों कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डीसी बाई डी एक्स निकाले इसके लिए, डीसी बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास इक्वेशन होगी ए एप्सिलॉन नॉट डी, ए का हो जाएगा क्या 0, एक्स का हो जाएगा -1 प्लस के, तो यानी कि जो आपका फोर्स सॉरी कैपेसिटेंस आ गया हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के -1, ये आ गया डीसी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस का माइनस क्या करता है, साइन बताता है आपको, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यानी हाफ ई स्क्वायर इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के -1। तो ये फोर्स आ गया किस पर, डाइलेक्ट्रिक पर। जब वो मान लीजिए किसी भी एक्स पर है तो एक्स बढ़ता जाएगा आपके पास, तो क्या होगा फोर्स की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करते रहोगे, ठीक है। तो ये फोर्स लगता है किस पे, बस इस डाइलेक्ट्रिक पे, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए इसमें जो फोर्स जो आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी एक्स की टर्म नहीं है आपके पास, यानी कि जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक आपका कितना अंदर है कितना नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। आपका जो फोर्स है वो केवल जो पैरामीटर गिवंस है उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्स में इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, यानी कि फोर्स कौन सा है, जो डाइलेक्ट्रिक पे लग रहा है आपके पास, ठीक है। अब फोर्स आ गई तो इसका एक्सीलरेशन भी होगा कुछ, तो एक बराबर क्या कर सकते हो आप ma, तो वहां से एक्सीलरेशन आ जाएगा, a आ गया, तो आपसे मान लो लेंथ दे रखी इसकी, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ध्यान रखें फोर्स के फॉर्मूले को थोड़ा सा, है ना। इसको स्प्रिंग के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, मतलब फोर्स है तो आपके पास क्या होगा, जो मैकेनिक्स है आपके साथ उसका साथ इसका क्वेश्चन बन सकता है, स्प्रिंग के साथ ले लो, उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ ले लेते हैं, है ना। तो फोर्स की कैलकुलेशन है आपके पास, देख लो वापस एक बार, जो आपका फोर्स होता है डी यू बाई डी एक्स होता है और एनर्जी आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक। तो कुल मिला के आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना, तो यू की वैल्यू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू बात करें तो सी तो आपके पास क्या है, वेरिएबल, तो डी सी बाई डी एक्स, बाकी हाफ और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो कुल मिला के डी सी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। ये फर्स्ट कैपेसिटर मान लिया, सेकंड कैपेसिटर मान लिया, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ए नोट बाई डी। इसके लिए एरिया लिखेंगे, साइड का एरिया तो ए है और लेंथ कितनी इसकी a माइनस एक्स रहेगी, तो दिस इनटू, और DC2 इस वाले की बात करते हैं, ये x है आपके पास और उधर a है, तो एरिया हो जाएगा a इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट k बाई डी। तो टोटल दोनों पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया आपने a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बच गया a माइनस एक्स और यहाँ से बच गया केवल k x, ठीक है ना। a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया d, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास इस तरीके से, ठीक। तो फोर्स आ गई, तो यहाँ से ध्यान रखना इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखो इधर मान लीजिए जैसे आपको कोई भी डायग्राम दे रखा है, सपोज करिए इस तरीके से कैपेसिटर का, और यहाँ पे V वोल्ट लगा रखा है, ठीक। V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई है, मान सभी का कैपेसिटेंस कितना है, C है, ठीक है। तो आपसे जैसे पूछा गया, मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो रेशो ऑफ एनर्जी, मान लो एग्जांपल है, क्वेश्चन है रेशो ऑफ एनर्जी किस किस के लिए, सेकंड कैपेसिटर के और फोर्थ कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का रेशो पूछा हुआ है कि आपको बताइए जो सेकंड कैपेसिटर है और फोर्थ कैपेसिटर है उसमें एनर्जी का रेशो बताइए। तो एनर्जी का रेशो यानी कि आपको कुल मिला के उसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, इस वाले के अक्रॉस। तो पोटेंशियल आते क्या लिखोगे आप, हाफ सी वी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर ये तीन तो सीरीज में आपके पास ऊपर ये V वोल्ट है, तो वही कंडीशन, ये V है, ये 0 है, तो ये 0, तो ये V, यानी कि इसके अक्रॉस तो आपके पास V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो इस कैपेसिटर की एनर्जी E4 तो आ जाएगा आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस वाले के लिए आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है इन कैपेसिटर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, भाई तीनों के अक्रॉस कितने का ड्रॉप है, V का ड्रॉप है, इस सिंगल के अक्रॉस V का ड्रॉप है और तीनों के अक्रॉस V का ड्रॉप है, ठीक है क्या। अब आपके पास जो पोटेंशियल होता है कैपेसिटर के लिए वो क्या लिखा था, Q बाई C, क्या लिखा जाता है, Q बाई C। अगर यहाँ से चार्ज की वैल्यू, यानी कि यहाँ से कितना चार्ज आया और कितना चार्ज यहाँ डिवाइड होगा, कितना चार्ज ऊपर गया, अगर वो वैल्यू मिल जाए, अगर यानी कि सिंपल बोले कि प्लेट्स के कैपेसिटर प्लेट्स में कितना चार्ज आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो किस तरीके से करते हैं, तो पहले तो सर्किट को सोल्व करते हैं, इसका C इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन, कितना निकालते हैं, C इक्विवेलेंट। तीनों सीरीज में है तो ये तो हो जाएगा C/3,
और C/3 ये इसके साथ पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो आगे आपके पास 4C/3 ये हो गया C इक्विवेलेंट। और तो बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा आपके पास, ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है C इंटू V, यानी कि 4CV/3 ये चार्ज निकल गया। तो यहाँ से जो चार्ज आया आपके पास 4CV/3, अब चार्ज को डिवाइड करना है आपको, यहाँ कितना चार्ज आएगा और यहाँ पर कितना चार्ज जाएगा आपके पास, ठीक है ना। उसी तरीके से अब देखो यहाँ तो आपके पास फिक्स है V वोल्ट का पोटेंशियल है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा C इंटू V का जाएगा, है ना। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके क्रॉस V वोल्ट है, तो इस प्लेट पे जो चार्ज आ सकता है, यानी कि चार्ज ऑन फोर्थ प्लेट ये होगा C इंटू V। और बैटरी से कितना आ रहा है आपके पास 4CV/3, यानी कि अगर इसको मैं Q4 बोलूं और इसको Q1 बोल देते हैं, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4CV/3 माइनस CV, टोटल चार्ज में से CV तो कहाँ पहुंच गया आपके पास, यहाँ चला गया, तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास CV/3 ये चार्ज है Q1, यानी कि इस प्लेट में CV/3, इस पे भी CV/3, इस पे भी CV/3, इस पे माइनस का CV/3, CV/3 माइनस का CV/3, तो इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V की वैल्यू होती है Q/C, तो Q कितना है CV/3 अपॉन C, तो यानी कि V/3, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया कितना V/3, तो एनर्जी हो जाएगी इस कैपेसिटर की हाफ CV², यानी कि हाफ C इंटू V², यानी कि V²/3 यानी कि 9, ठीक है ना। तो एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा E2/E4 आ गया आपके पास, E2 तो है आपके पास CV²/2 इंटू 9 डिवाइड बाई E4 कितना आपके पास हाफ CV², हाफ CV², तो हाफ CV² से हाफ CV² कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया 1/9, कितना आ गया एनर्जी का रेशियो 1/9, ठीक है क्या। इस तरीके से और न्यूमेरिकल देखते हैं, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स प्लेट्स के न्यूमेरिकली करेंगे आप, है ना, ताकि ये जो आपने थ्योरी पढ़ी है, सर्किट थ्योरी पढ़ी है, उसके न्यूमेरिकल्स आप इजी तरीके से सोल्व कर सको, ठीक। डाइलेक्ट्रिक के साथ में जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, मान लीजिए आपके पास जैसे कोई भी सर्किट दे रखा है इस तरीके से एनर्जी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दे, और मान लीजिए यहाँ पर कोई कैपेसिटर है आपके पास V वोल्ट, और यहाँ पे मान लीजिए स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, ठीक है क्या। तो इनिशियली आपका स्विच क्लोज है, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C है और इसका भी C है और V वोल्ट है, तो आपसे पूछा गया, देखो क्वेश्चन सुने ध्यान से, कि जैसे इनिशियली आपका स्विच S ये क्लोज है, तो आपकी इस टाइम पर एनर्जी सपोज करिए E1 मान के चलते अपन, एनर्जी कितनी है E1 व्हेन S इज क्लोज, यानी कि स्विच आपका क्या है क्लोज है, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अब आपको क्या है स्विच को ओपन कर दिया गया, सेकंड कंडीशन क्या है, स्विच को क्या कर दिया ओपन कर दिया आपने, ठीक है। ओपन करने के बाद इसमें और इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। सेकंड कंडीशन क्या है, दोबारा सुन लो, कि जैसे आपकी फर्स्ट कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं, स्विच क्लोज है, आपके पास दोनों कैपेसिटर्स क्या है C और C के हैं और बैटरी लगा रही V वोल्ट की। अब मान लीजिए अब आपका स्विच को ओपन कर दिया आपने, और इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस और इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस आपने दोनों में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते फिक्स है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा दोनों का, तो उस टाइम पे मान लीजिए जो एनर्जी है आपके पास E2 है, एनर्जी कितनी है E2 सेकंड केस के लिए, तो आपको वापस एनर्जी का रेशियो बताना है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आ चुके हैं इस कंसेप्ट में 2-3 बार न्यूमेरिकल, है ना। स्विच क्लोज भी कर सकता है या ओपन भी दे सकता है आपको स्टार्टिंग में, तो आप सोचो देखो ध्यान से, इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं पहले, जब आपका स्विच क्लोज है कि पूरा सर्किट हो गया, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट है, ये पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, इसके अक्रॉस भी V का डिफरेंस आएगा और इसके अक्रॉस भी कितने का आएगा V का डिफरेंस, तो जो एनर्जी लिखी जाएगी हाफ CV², यानी कि हाफ CV² प्लस इसकी एनर्जी होगी हाफ CV², लेकिन भी कितनी हो जाएगी हाफ CV², तो एनर्जी आ गई इसकी CV²। अब सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या आपके पास स्विच ओपन है, तो आपका जो सर्किट है कुछ इस तरीके से हो गया, मान लीजिए आपने स्विच को ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास इस तरीके से मान लीजिए सर्किट बना, ठीक। तो इसका कैपेसिटेंस C अब कितना हो जाएगा K इंटू C, और इसका भी कितना हो जाएगा K इंटू C। अब स्विच ओपन है, V वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस, तो V का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जैसे स्विच ओपन हुआ आपके पास, यहाँ से कोई V वोल्ट का डिफरेंस नहीं आएगा, पर पहले से जो कैपेसिटर था उसके अक्रॉस कितना चार्ज था C इंटू V का, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है आप जानते हो V/C का होता है, कितने का होता है V/C का पोटेंशियल आ जाता है, कितना आ जाता है आपके पास V/C, सॉरी V बराबर क्या देगा Q/C, Q/C का पोटेंशियल आ गया आपके पास, ठीक है ना। लेकिन इस बार V और C कितना है K टाइम से, यानी कि K इंटू C, ठीक। तो पुराना था आपके पास वो कितना था
C इंटू वी का, जो पुराना चार्ज था इस वाले प्लेट पर, मान लो आप पुराने चार्ज की बात करना चाहते हो, जब ये ऐसे कनेक्ट है तो यहाँ पे चार्ज था CV और यहाँ पे भी चार्ज था CV और पोटेंशियल कितना था इसके क्रॉस V का। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे V की, कि नए पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है Q/C, लेकिन इस बार C कितना है, K टाइम्स C, और Q की वैल्यू क्या थी, मान लीजिए आपके पास C इंटू V थी, ठीक है, K/C, इसको V डैश मान लेते हैं, तो C से C कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका जो पोटेंशियल है K टाइम्स कम हो गया यहाँ पर। अब एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि सेकंड एनर्जी निकालते हैं, तो इस वाले की कितनी होगी, हाफ CV², C की जगह कितना है, K इंटू C इंटू V², इसके ऊपर तो V का डिफरेंस है, प्लस अगले वाले की बात करते हैं हाफ CV², यानी कि K इंटू C, और V कितना है इस बार, V/K का होल स्क्वायर, ठीक। तो एनर्जी होगी टोटल हाफ K CV² प्लस हाफ K C इंटू V²/K², ठीक है। तो K से K कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास फाइनल एनर्जी, दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, कि जब आप मान लो स्विच है उसमें कैपेसिटर इंसर्ट करते हो, सॉरी कैपेसिटर में डायरेक्टली इंसर्ट करते हो और किसी एक स्विच को क्लोज कर देते हो, आपसे चार्ज भी पूछ सकता है कि बताइए बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एनर्जी लॉस भी पूछ सकता है कि सिस्टम में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, इनिशियल एनर्जी है आपके पास, फाइनल एनर्जी है, बस ये देखना है कि बैटरी से कितना चार्ज बाहर आएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि तो सर्किट पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। तो आपको चार्ज भी बताया किस तरीके से कैलकुलेट करना है सर्किट में। तो एनर्जी की कैलकुलेशन पूछे आपसे, एनर्जी का रेशियो पूछे या प्लेट पे चार्ज पूछे, तो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कि क्योंकि सेम प्रोसेस रहता है। आपको अगर कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो फील्ड है उस पर क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस है उस पर क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और देखो न्यूमेरिकल जैसे एक और करते हैं अपन, RC सर्किट के लिए, RC सर्किट को भी लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपको सर्किट दे रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, सपोज करिए आपके पास हो गया 4 ओम, है ना, ये हो गया आपके पास 4 ओम और ये हो गया आपके पास 2 ओम, ठीक है, इसको 2 ले लेते हैं। और जो ये कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैराड का है, और मान लो आपने पोटेंशियल लगाया इसके क्रॉस 10 वोल्ट का, ठीक है, कितने का, आपसे पूछा कि फाइंड Q मैक्स, यानी कि मैक्सिमम चार्ज निकालना है किस पर, कैपेसिटर प्लेट पर, इस पर निकालना है मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर प्लेट पर। तो आप जानते हो कि Q मैक्स के लिए आपके पास कौन सी कंडीशन आएगी, T बराबर इनफाइनाइट की। तो यानी कि जब T बराबर इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ध्यान से रखना, चाहे तो आप इसमें करंट की वैल्यू पूछ सकता है, इस ब्रांच में कितना करंट होगा या मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, अपन निकालते हैं मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। जब मैक्सिमम चार्ज की बात करेंगे, यानी कि आपका क्या है, T बराबर इनफाइनाइट है, और T बराबर इनफाइनाइट का मतलब इसके अक्रॉस या कैपेसिटर को क्या कर देते हैं अपन, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट हो गया तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, C इंटू V का। तो कुल मिला के अपने को इसके अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या तरीका होता है, सर्किट को क्या करते हैं अपन, ओपन से रिप्लेस करते हैं। तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये हो गया आपका सेकंड डायग्राम, यानी कि 10 वोल्ट और 2 ओम सॉरी 4 ओम, और ये भी कितना आपके पास 2। अब देखो ऊपर वाले ब्रांच तो ओपन है, तो यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो यानी कि यहाँ से 2 और 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो इस सिस्टम का जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा आपके पास, वो कितना आएगा, 4 ओम आएगा, कितना आएगा, 4 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट तो आ गया आपके पास 4 ओम। ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ कि जैसे आप मैक्सिमम चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये आपकी कंडीशन क्या है, यानी कि इनफाइनाइट वाली। तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, इसके अक्रॉस अपने को अगर पोटेंशियल पता चल जाए तो आप मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हो C इंटू V का, ठीक है। अब देखो, तो जैसे मान लीजिए आपने ओपन सर्किट किया, तो ऊपर वाले ब्रांच में तो कोई करंट नहीं है, तो इस सिस्टम का अगर R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें तो केवल आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना, ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 और 2 दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि 4, क्योंकि कंटिन्यूअस करंट इधर जाएगा फिर इधर निकल जाएगा, ऊपर की ओर करंट नहीं है, तो यानी कि क्या हो गया, रेजिस्टेंस दोनों कंटिन्यूअस कनेक्शन में हो गए। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी I, वो कितना होगा, V/R। ऐसा करो, इसको ले लेते हैं अपन 12 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो I की वैल्यू थी V/R, यानी कि 12/4, यानी कि 3 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट, यानी कि इस बैटरी से
3 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, 3 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप देख लेते हैं कितने का होगा आपके पास। कितने का ड्रॉप होता है, V बराबर I इंटू आर का, यानी कि 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर। आई आपके पास 3 है सही, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना हो गया 6 वोल्ट का, यानी कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का डिफरेंस या ड्रॉप आ गया। जैसे 12 वोल्ट है, अगर मैं इसको 0 मानूं और इसको 12 माने तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 0, ये 0 और ये 0 है सही आपके पास, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पर गए आपके पास 12, यहाँ पे 6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो बचेगा कितना 12 माइनस 6, यानी कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का ड्रॉप है। और यानी यहाँ पर भी देखें तो ये भी 6, तो ये भी 6, ठीक है क्या। ऊपर वाले में कोई करंट नहीं है, यानी कि इसके अक्रॉस भी कितने का है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास 6 होगा। तो यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यानी कि V अलोंग कैपेसिटर, ये आ गया 6 वोल्ट का। तो आपके पास मैक्सिमम चार्ज होगा Q बराबर C इंटू V। C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, और V की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6, यानी कि 12 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज है आपके पास मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे। ध्यान रखना वही प्रोसेस है t बराबर 0 की, t बराबर इनफाइनाइट की। फिर अपन कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन नेक्स्ट चार्ज की बात करेंगे हमेशा कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम चार्ज t बराबर इनफाइनाइट में, तो इनिशियली अपन ने क्या करंट निकाला और यहाँ पे ड्रॉप पता चला कितने का ड्रॉप आ रहा है। तो यहाँ पर 12 है, इसके अक्रॉस 6 का ड्रॉप आया, तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 होगा। इसके अक्रॉस कोई करंट ही नहीं है आपके पास, तो जितना 6 है उतना ही 6 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितने का ड्रॉप आ गया 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का ड्रॉप आते हैं, आप क्या बता सकते हो, चार्ज बता सकते हो, ठीक है। अगर मान लिया आपसे मैक्सिमम करंट पूछा होता है इसमें, कि मान लिया मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी निकाला Imax, तो Imax की कंडीशन क्या होती है, t बराबर 0, यानी कि t बराबर 0 पे आपका जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। तो आपका जो सर्किट था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको, सिंपल, ठीक है ना। ये 4 ओम, ये 2 और ये 2, तो आपका ये दोनों पैरेलल, तो इसका आर इक्विवेलेंट होता है 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, और फिर इसके साथ ये सीरीज में आ जाता है, यानी कि 2। तो ये हो गया आपके पास 4 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2, तो 3 टाइम्स, तो हो गया आपके पास 10 बाई 3। आर इक्विवेलेंट उस केस में आता है आपके पास 10 बाई 3। ये दोनों पैरेलल है आपके पास, तो इसका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और ये किसके साथ सीरीज में होता है, तो आपके पास डायरेक्ट एड हो गया। तो ये आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया 10 बाई 3। तो आई की वैल्यू क्या होती है, V बाई आर, यानी कि 12 बाई 10 इंटू 3। तो यानी कि करंट आता है आपके पास मैक्सिमम 3.6 एम्पियर का, ठीक है ना। 3.6 एम्पियर का करंट आता है आपके पास, ठीक। अब 3.6 एम्पियर का करंट आ गया। अभी इसी क्वेश्चन में देखो कि आपसे पूछ लिया हो कि मान लीजिए कितने टाइम बाद, ठीक है, कितने टाइम बाद, इसमें मान लीजिए आपको कोई करंट की वैल्यू देता है इस वाले वायर में कि कितने टाइम बाद आपके पास मान लीजिए 3 एम्पियर करंट आया, तो टाइम की कैलकुलेशन भी आ सकती थी। अब टाइम की कैलकुलेशन आएगी तो आपको क्या करना था, R इंटू सी, यानी कि इस ब्रांच में, है ना, इसके लिए R दे रखा है और C दे रखा है। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर दे रखी है। तो आपसे पूछा था बताओ टाइम कितना होगा, जो आपको चार तो पता चल गया कितना है मैक्सिमम 12 माइक्रोकूलम। तो करंट के लिए भी पूछ सकता है कि इस ब्रांच में 3 एम्पियर का करंट कितने टाइम बाद होगा, या इस ब्रांच में चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम कब होगी, वो चीजें भी आ सकती है। अगर उस तरह से आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए तो ध्यान दें कि जैसे आपके पास क्या है, मान लीजिए कितना 12 माइक्रोकूलम है, तो आपसे पूछ लेता है कि जब Q की वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं अपन 4 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, 4 माइक्रोकूलम, तो टाइम बताइए कितने टाइम बाद ये कंडीशन आएगी। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो Q बराबर Q नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट T बाई RC, ये वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो R इंटू सी, सबसे पहले क्या निकालो, R इंटू सी, R की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू कितनी है उस केस में 2, तो ये हो गया आपके पास 8 सेकंड। ध्यान रखना स्क्रीन क्या होती है आपके पास सेकंड में चलती है, और कैपेसिटर किसमें, माइक्रोकूलम में आपके पास, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो ये हो गया आपके पास 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेकेंड, ठीक। तो ये R इंटू सी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक। अब इस इक्वेशन में Q मैक्स अभी निकाला जस्ट आपने, यहाँ पे Q नोट है, Q मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, C इंटू V, जो आई थी आपके पास 12 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, ये आ गई थी वैल्यू। तो आपको टाइम निकालना, तो इक्वेशन पुट कर दो, कितने चार्ज के लिए बताना है आपको, 4 माइक्रोकूलम के लिए, यानी कि 4 माइक्रोकूलम यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। Q मैक्स कितना है 12 माइक्रोकूलम, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6,
1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी अपॉन आर सी। आर सी की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है क्या, ये वैल्यूज हो गया आपके पास। ठीक, तो अब आपके पास सोल्व कर लो इसको। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी जिस तरह से अगर इक्वेशन बनती है इस तरीके से ना, ध्यान रखना अगर एक क्वेश्चन आता है और ऐसी क्वेश्चन बनती है तो आपको इनकी वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, तो 10 टू पावर 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो आगे 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास e माइनस टी बाई आर सी, यानी कि 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ये कितना बचेगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, और एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए लॉगरिथमिक यूज करते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी t बाई 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू ln 2/3। तो जब भी ऐसी इक्वेशंस बनती है आपके पास फाइनल में अगर क्वेश्चन आता है और इक्वेशंस बन जाती है तो फिक्स है कि आपको इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकालें और देखिए ln भी क्या आएगा 2/3, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका टाइम का पता चल जाएगा कि इतने टाइम बाद इस वाले कैपेसिटर पे इतना चार्ज है। ठीक है क्या, तो अगर आपको इस इक्वेशन से याद है तो आप डायरेक्ट यूज करिए, हालांकि इतना लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आता, वो डेटा होगा थोड़ा और आसान करेगा, आपको डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू पूछेगा। तो सर्किट कैसा भी हो, आपको केवल दो कंडीशन ध्यान रखनी है आरसी सर्किट में, कि जब आपका करंट मैक्सिमम हो तो क्या कंडीशन होती है, और जब आपके पास चार्ज मैक्सिमम हो तब क्या कंडीशन होती है। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए कि किसी भी टाइम टी पर अपन ने क्या किया था, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाला था। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के अरेंजमेंट्स आते रहते हैं, कैपेसिटर के पास एनर्जी भी होती है, और एनर्जी के केस में डाइलेक्ट्रिक के साथ, बिना डाइलेक्ट्रिक के साथ, या मान लीजिए आपका अरेंजमेंट होता है या किसी भी टाइम पर वो एनर्जी पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है। तो उस तरह के न्यूमेरिकल साइंस सपोज करिए जैसे आपके पास एक सर्किट और है, या जो सर्किट अभी अपन ने बनाया था उसी को देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल क्या है जस्ट अपन ने, है ना, उसका एक बार डेरिवेशन आया सेम। मान लीजिए इस तरीके से आपके पास सर्किट है ना, V वोल्ट, मान लीजिए R है, ये भी R, इसको भी R देते हैं, उसका कैपेसिटेंस कितना है C है। अब आपसे पूछ लें कि इस वाले के लिए चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पता करना है आपको। अब आपको वैल्यूज नहीं दे रही, आपको इक्वेशन बनानी है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताइए। जस्ट अभी न्यूमेरिकल किया था अपन ने, उसको मान लो अपन उसको जनरलाइज करना चाहते हैं, जो न्यूमेरिकल जस्ट अभी किया कि जनरलाइज करना चाहते हैं कि बताइए इसके चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t की इक्वेशंस क्या होंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है इसके, है ना, लेंथी होते हैं, पर इनसे जो क्वेश्चन आते हैं बीच में से पार्टीशन में पूछ सकता है, और प्रोसेस अगर ये सीखे तो बाकी जो दूसरे न्यूमेरिकल उनका प्रोसेस इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ होगी q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t फाइंड आउट करना है, तो किसी भी टाइम t की बात करें, किसी भी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, मान लीजिए इस पर आगे q चार्ज, इस पर q और इस पर माइनस का q। ठीक, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आएगा q/c। ठीक है ना, तो ये भी वोल्ट है, तो ये भी v, ये 0, ये 0, तो ये भी 0, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है q/c का, तो इस वाले पॉइंट में कितने का होगा q/c का। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है आपको, इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, और वो भी कौन सा, मैक्सिमम करंट। जब आप मैक्सिमम करंट निकालोगे तो जस्ट अभी अपन ने सोल्व किया था, इसको तो प्लेन वाइट से रिप्लेस कर देंगे, तो यानी कि ये सर्किट इस तरीके से दिखेगा आपको। ये R और R किस में हो जाएंगे, दोनों पैरेलल, यानी कि R/2, और R/2 इस R के साथ क्या होगा, सीरीज में। तो जब Imax निकालना चाहते हैं अपन, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं, तो Imax की बात करें तो Imax के केस में जो R इक्विवेलेंट आ रहा है इसका R और R/2 प्लस R, यानी कि 3R/2, ये हो गया इसके बाद 3R/2, ये R इक्विवेलेंट आ गया। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R, यानी कि V/R, R की वैल्यू कितनी 3R/2, यानी कि 2V/3R। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालें, यानी कि V अक्रॉस R, ये कितना होगा I इंटू R, तो I की वैल्यू कितनी है आपके पास 2V/3R, है ना, इंटू R, तो आ गया 2V/3। तो यानी कि इस वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है आपके पास कितने का 2V/3 का, तो इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, मान सपोज करिए A पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट A निकालिए अपन, तो हो जाएगा V माइनस 2V/3, यानी कि V/3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V/3, और इसका अक्रॉस 0 है, ठीक, ये हो गया। अब ये तो पता चल गया। अब मान लीजिए अगर आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t की बात करते हैं कि करंट की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू अपने को मिल चुकी है वहाँ पर। ठीक है, तो अब वहाँ पर देखो, तो इसके अक्रॉस V/3 और यहाँ पर कितना है q/c, कितना है q/c। आप चाहे तो x मान के भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ पर x मान लेते हैं, नॉन रेजिस्टेंस इधर मान लो चार्ज गया I1, सॉरी चार्ज गया Q1, इधर गया Q2 और इधर गया Q3।